बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मेरे आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एजुकेशनल लेवल ऑफ 20 स्टूडेंट्स गोइंग टू अ कंट्री टूवर्ड फ्रॉम अ स्कूल, द एजुकेशनल लेवल्स आर। जी क्लास, तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्कूल की तरफ से उन्हें कंट्री के टूर पे लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। अब वो लेवल कौन कौन से क्लास के हैं, उसमें क्लास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, ठीक है। ये ग्रुप है। तो बस आपको सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन उतारने के बाद आपको ये जज करना है कि ये डाटा जो है ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है बात हो रही है स्टूडेंट्स की ना, तो जाहिर है कि स्टूडेंट्स को इजीली काउंट किया जा सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्लासेस की बात हो रही है, क्लासेस को भी हम काउंट कर सकते हैं। 4 क्लास, 5 क्लास जिन्हें जा सकती है ना क्लासेस, 5 क्लास, 3 क्लास, ये समान क्लासों को इजीली हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डाटा जो दिया हुआ है बेसिकली हमें क्लासेस का दिया हुआ है, तो क्लासेस को भी काउंट करना पॉसिबल है। इसका मतलब है ये डाटा क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव में क्या है, ये डिस्क्रीट है या फिर ये कंटिन्यूस है। क्योंकि ये काउंटेबल है, हम इजीली इनको काउंट कर सकते हैं, तो जाहिर है कि ये डिस्क्रीट डाटा होगा। तो ये डाटा जो हमारे पास गिवन है ये डिस्क्रीट डाटा है। अच्छा क्लास, अब डाटा जो है वो आपकी बुक में जो है स्कैटर्ड फॉर्म में था, यानी कि फैला हुआ था, ठीक है। डाटा की बेसिकली 2 टाइप होती है, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा, ठीक है। जो ग्रुप डाटा होता है वो ग्रुप की शक्ल में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये कहूं क्लास 4 से लेकर क्लास 7 तक, अब ये क्या हुआ कि 4 से लेकर 7 तक इन्होंने एक ग्रुप बना दिया। अब इसके अंदर बीच में जो है 5 भी आ रही होगी, यकीनन 6 भी आ रही होगी, वो तमाम यानी कि 4 से लेकर 7 तक का एक ग्रुप बन गया। तो ये एक ग्रुप की शक्ल आ गई, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। लेकिन अगर डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ हो, कहीं पता ना चल रहा हो, कहीं भी आप बीच में 4 डाल दें, शुरू में 10 डाल दें, आखिर में 9 को डाल दें, यानी कि फैला हुआ है डाटा, ठीक है, अरेंज किया हुआ नहीं है, ना ही ग्रुप की फॉर्म में है। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा। तो ये डाटा हमें अनग्रुप की सूरत में दिया हुआ है। तो बस इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इसको सबसे पहला काम ये क्या करें, जब कभी अनग्रुप डाटा आ जाए, इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म आ जाए, फैली हुई फॉर्म आ जाए, तो सबसे पहला काम आप ये क्या करें कि उसको अरेंज कर लिया करें, डाटा को अरेंज कर लिया करें, किसी भी तरह से अरेंज करें, लेकिन ज्यादा बेटर है कि उसको अरेंज किया जाए। देखिए अरेंज करने से फायदा ये होता है कि आपके जो 99% जो है ना वो मिस्टेक्स के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जबकि अगर आप डाटा को बगैर अरेंज किए हुए स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर लें। तो बेहतर है कि आपका थोड़ा सा तो आपका टाइम लगेगा, लेकिन डाटा को पहले अरेंज कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब चूंकि जाहिर है यहाँ पर कोई नंबर तो थे नहीं कि मैं नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 इस तरीके से हम इसे अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लासेस हैं, तो मैंने इनको क्लासेस वाइज अरेंज कर दिया, यानी पहले 4 क्लास को रखा, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को और लास्ट में 10 को। इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया डाटा को। आप चाहें तो 5 को पहले रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तरतीब से ही रखें तो ज्यादा बेहतर, ठीक है। मैंने क्या किया, डाटा को आपके सामने अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है क्लास, यहां पर 3 कॉलम बनाने हैं हमें, क्योंकि हमें यहां बेसिकली पूछा क्या गया है, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जिसके लिए हमें 3 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। फर्स्ट कॉलम को हम कहेंगे क्लासेस, सेकेंड कॉलम हमारा कहलाता है टेलीमार्क्स का, जबकि थर्ड कॉलम जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब इनको फिल कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्लासेस यहाँ पर कौन कौन सी दी गई हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्लास 4 है। अच्छा अब देखिए क्लास, यहाँ पर ना डाटा में आपको एक ही क्लास कई बार दिखाई गई है, जैसे यहाँ पर
चले 4 तो 1 टाइम है। अब जैसे यहाँ पर 6 है वो 3 टाइम्स दिखाया गया है, तो लेकिन हम यहाँ पर 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हर क्लास को सिर्फ 1 टाइम ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक क्लास उस पूरी तीनों क्लासेस को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर यहाँ 3 बार 6 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 बार नहीं लिखेंगे, 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम ओनली 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरी क्या है 5 क्लास, फिर थर्ड वन है 6, उसके बाद फिर 7 है, देन 8, उसके बाद 8 के बाद 9 क्लास है, और फिर लास्ट में 10 क्लास, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी क्लासेस को अरेंज कर लिया। अब टैली मार्क्स किस तरीके से बनेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 क्लास के आगे हमने टैली मार्क्स बनाना है, किस तरीके से, तो 4 क्लास आप देख सकते हैं पूरे डाटा में सिर्फ एक ही क्लास है, और तो नहीं है ना, 4 क्लास सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है 4, तो यहां पर हम 1 लाइन लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से टैली मार्क्स हम ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से 5 क्लास भी यहाँ पर डाटा में एक ही टाइम 1 टाइम ही दी गई है, तो इसके आगे भी हम 1 शो कर देंगे। अब अगर आप 6 क्लास को देखें तो 6 क्लास को कितनी दफा यहाँ पर दिखाया गया है डाटा में, 1, 2 एंड 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम 3 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह से 7 को देखिए, 7 को कितनी बार मेंशन किया गया है, 1, 2 टाइम्स मेंशन किया है 7 को, तो यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से 8 देखिएगा, 8 को कितनी बार दिखाया गया है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 लाइन्स को हम ड्रॉ कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने टैली मार्क्स को बनाना है। उसके बाद 9 को देखिएगा, 9 कितनी दफा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी। इस तरीके से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 10 देखें, 10 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है। अब देखिए क्लास 5 को हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है, यहां पर हम ड्रॉ करेंगे पहले 4 लाइन्स, ये हमने 4 लाइन्स ड्रॉ करी, और जब 5 हम ड्रॉ करेंगे ना तो इसके लिए 5 का अलग से लाइन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इस तरीके से इसको ऐसे कर देंगे, यानी इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस लाइन लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये 5 का पूरा हमने बंडल बना दिया। इस तरह से 5 के हम बंडल बनाते रहेंगे, ठीक है। अब अगर इसके आगे 6 होता है, एक और होती, तो फिर हम एक लाइन अलग से लगाते, और फिर अगर उसके आगे भी मजीद हमें 5 बनानी होती तो फिर इसी तरह से 5 के बंडल हम ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर ये क्लासेस आ गई, टैली मार्क्स भी आपको समझ आ गया कैसे बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हम इनको काउंट कर करके न्यूमेरिक यानी नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ कितना है 1 है, ये भी 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखें ये क्या है, 3 है, लाइन को काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन्स है तो 3 आ जाएगा, 2 लाइन्स है तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 4 लाइन्स है तो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल कितनी लाइन्स हो गई, 5 हो गई, तो 4 के ऊपर एक लाइन इस तरह से हमने क्रॉस लगाई थी, तो ये 5 हो गई, ठीक है। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं टोटल को, तो देखें 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4 मेरा हो जाएगा 11, 11 + 4 15, और 15 + 5 20, ठीक है, ये हो गया 20। टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। अब चूंकि ये जो है अनग्रुप डाटा था मेरा, तो अनग्रुप डाटा के लिए हम यहाँ पर n यूज करेंगे, ठीक है, n लगाएंगे, n = 20, ठीक है। इसको आप समीशन ऑफ f भी कह सकते हैं और n भी कह सकते हैं, बोथ आर राइट। आप और करके ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर और करके लिख देती हूँ, इसको हम समीशन ऑफ f भी कह सकते हैं। समीशन का मतलब होता है टोटल, ठीक है,
इस तरह भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों सही है, जिस तरह आप लिखना चाहें, ठीक है। एन की शक्ल में लिखेंगे तो भी सही है, और समीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो भी सही है। समीशन ऑफ एफ का मतलब है कि पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 22.1 का। The mode of transport used by 20 students to attend a language course were noted as given below. Construct group frequency table with percentage frequencies. तो क्लास यहाँ पर जो है 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो कोई कोर्स कर रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। और लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। कोई पैदल आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बस से आते हैं, और कुछ जो है वो बाइक से आते हैं, कुछ कार से आते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाए गए। तो क्लास ये जो ट्रांसपोर्ट थे ये काफी मतलब आगे पीछे करके लिखे हुए थे, तो मैंने इनको अरेंज करके लिख लिया। यानी मैंने पहले वॉक वालों को लिख लिया, फिर जो बस से आते हैं उनको लिख लिया, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स बाइक से आते हैं उनको लिख लिया, और लास्ट में कार वालों को लिखा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे तो पहले बस वालों को भी लिख सकते हैं, फिर बाद में वॉक, या शुरू में आप कार वालों को, जैसे आपका दिल चाहे, क्योंकि ये डाटा बेसिकली हम खुद अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो क्लास पहले तो आपने ये डाटा को पहचानना है कि बेसिकली ये डाटा किस टाइप का डाटा है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम काउंट इजीली कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट वॉक से आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट बस से आ रहे हैं, कितने बाइक से आ रहे हैं, और कितने कार से आ रहे हैं। तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं ना इनको। तो काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव डाटा तो है, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी है। और चूंकि जाहिर है कि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट डाटा है, कंटिन्यूस डाटा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मेजर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ट्रांसपोर्ट को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाटा जो है क्वांटिटेटिव है, इसके अलावा ये डिस्क्रीट है। तो इसको सबसे पहले काम जो आप करेंगे डाटा का, वो ये करेंगे कि डाटा को अरेंज करके लिख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। जितने भी वॉक वाले हैं वो सब वॉक को एक साइड पे लिख लें, बस को एक साथ लिख लीजिए, फिर बाइक को एक साथ लिख लें, इसी तरह कार को भी सबको एक साथ लिख लें। तो अरेंज करना बहुत बेटर रहता है, इसमें मिस्टेक्स के चांसेस 0% हो जाते हैं, सब आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लास अब हम यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर आपसे 3 कॉलम्स के अलावा 2 कॉलम्स और भी पूछे गए। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनाना है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने ये 3 कॉलम बनाए थे, एक क्लासेस, एक टेलीमार्क्स और एक फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी कहा जा रहा है कि हम वो भी बनाए। तो एक कॉलम हम आखिर में परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज का भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद ही हम फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। तो सबसे पहले हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, देन वी विल मेक अ कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। जी, तो वहां लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, वहां क्लासेस की बात हो रही थी, तो हमने यहाँ हेडिंग दी थी क्लासेस की। यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसपोर्ट की, तो मैंने हेडिंग रखी है ट्रांसपोर्ट की। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से खुद से हेडिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास देखिए, अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज हो रही है, वॉक है, तो पहले हम वॉक लिख लेते हैं। उसके बाद वॉक के बाद बस है। अब देखिए वॉक यहाँ पर कितनी दफा चल रहे हैं, 7 टाइम्स वॉक चल रहे हैं, लेकिन आपने 7 दफा यहाँ पर नहीं लिखना, एक ही दफा लिखना है वॉक, ठीक है। ये एक ही जो है ये 7 वॉक्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से बस चाहे कितनी मरतबा भी हो, लेकिन यहाँ पर हम 1 टाइम ही लिखेंगे। इसी तरह बस, फिर बाइक है, लास्ट में कार है, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर टेलीमार्क का कॉलम आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि किस तरीके से हम फिल करते हैं। तो वॉक को हम गिनेंगे कि वॉक कितनी बार है डाटा में, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम टोटल कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 लाइन, जिसमें हम पहले तो 5 का बंडल बनाएंगे, 1 2 3 4,
ये देखें इस तरह से 5 का बंडल बन जाएगा। और चूंकि हमें 7 बनानी है तो 5 तो ये हो गई और 2 लाइंस हम इसमें मजीद ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी हो गई 7। ठीक है, उसके बाद बस कितनी है, हाउ मेनी बसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 बसेस ओवर हियर। तो हम यहाँ पर 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और ये पहले तो हो जाएगा 5 का बंडल और फिर 6 की लाइन हम अलग से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बाइक, बाइक कितनी दफा है यहाँ पर 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लाइंस को यूज करेंगे। उसके बाद देखिएगा कार, कार हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का पूरा पूरा बंडल बन जाएगा जिस तरीके से ऊपर आपको नजर आ रहा है, 1 2 3 4, और 5th लाइन हम इस तरह से क्रॉस लगा देंगे। उम्मीद है कि टैली मार्क्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कैसे हमने ड्रॉ करना है। अब फ्रीक्वेंसी जो हम लिखेंगे वो इन टैली मार्क्स को काउंट कर करके नंबर की शक्ल में लिख लेंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, तो न्यूमेरिक फॉर्म में किस तरह हो सकता है, देखिए टोटल ये वाला बंडल तो क्या है 5 है, 6 7, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी तरह से यहां देखेंगे 5 6, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 6 आ गई, फिर यहां पर 2 आ गई, उसके बाद फिर यहां पर 5 आ जाएगी। अब हम इन फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, 7 6 कितने हो गए 13 हो गए, 13 में 2 प्लस करेंगे 15, और 15 में 5 प्लस करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से, और दूसरा एक चीज और भी बताई थी मैंने जी, यहां पर हम समीशन ऑफ एफ भी कह सकते हैं। ठीक है, समीशन का मतलब है टोटल, मजमुआ जैसे उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो समीशन ऑफ एफ लिख सकते हैं, चाहे तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दें, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां देखें क्लास, मुझे एक नया कॉलम हमें बनाना है जो कि किसका है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है, देखिए शॉर्ट में हम इसको आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय एफ, और इसका आगे मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से तो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। तो अब देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 7 है, ये 7 है। ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि एन यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट किया ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, यहाँ पर एन कितना दिया हुआ है 20, तो मीन्स कि हम 7 को डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है, इसी तरह यहां देखिएगा 6 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरी 6 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, 6 को डिवाइड कर देंगे 20 से। इसी तरह से फिर 2 को डिवाइड कर देंगे 20 से, सेम इसी तरह से 5 को डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए और कैलकुलेट करते जाएं, आगे लिखते जाएं, जो भी इनका आंसर आए। तो मैं भी कर रही हूं। ठीक है, 7 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.35, 0.35। ठीक है, ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आई थिंक के बोर्ड में भी आपको इजाजत है कैलकुलेटर यूज करने की, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं कैलकुलेटर। उसके बाद 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 से तो 0.3। ठीक है, उसके बाद 2 को जब 20 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, इसी तरह से 5 को 20 से डिवाइड करने पर 0.25। ये देख लीजिए, ये सबको मैंने डिवाइड कर दिया आपके सामने और इनकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब आगे मुझे क्या करना है क्लास, आगे मुझे ये करना है
कि यहाँ पर देखिए आगे मुझे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ही पूछी थी उन्होंने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज जब भी आ सकती है जब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम हो, जो कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आती है। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर ये जो भी मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। तो यहाँ पर 0.35 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 100 से। अच्छा क्लास अब एक बहुत ही आपको इजी वे बता रही हूँ इसको सॉल्व करने का। इसके लिए आपको कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं सबको कॉपी कर दूं, फिर आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि आपको कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, और जो है आपको वैल्यू जो है वो एक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगी, उसके जरिए आप इजीली सब वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखिए अब यहां पर 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, फिर 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसी तरह से 0.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। देखिए क्लास जब कभी भी हमारे पास पॉइंट में वैल्यू लिखी होती है ना, डेसिमल पॉइंट में, और हम मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से कर रहे होते हैं जो कि इसके स्टार्ट में 1 लगा हो और बाद में 0 हो, देखिए यहाँ पर सब जगह 1 1 1 है, ठीक है। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना डेसिमल में बहुत ही आसान होता है। किस तरीके से, देखें यहाँ पर जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं, ठीक है, 2 जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट को हमें मूव कहाँ करना है, 2 डिजिट के बाद, लेकिन कहाँ, राइट साइड पर। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो फिर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव होगा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाता है तो आपको किसी कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली वैसे ही इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब मुझे करना क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन देखिए इसके लिए एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर 1 ही होना चाहिए स्टार्ट में। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आते तो फिर ये ट्रिक काम नहीं आएगी आपको। ये ट्रिक बस जब भी काम आ सकती है जब यहाँ पर शुरू में 1 लिखा हो, तभी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पॉइंट को मुझे 2 डिजिट के बाद ले जाना है, लेकिन कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि जहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पॉइंट को यहां लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट अब लास्ट में आ गया और लास्ट में हम पॉइंट शो नहीं करते। इसी तरह से यहाँ देखें जब मैं 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेसिमल पॉइंट जो कि यहाँ पर 2 जीरो है, जीरो के हिसाब से हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। अगर 2 जीरो है तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट के बाद मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर 3 जीरो है तो हम 3 डिजिट्स के बाद मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करूंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे 1 ही डिजिट नजर आ रहा है, डेट इज 3। तो 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे, यहाँ पर लास्ट में 0 लगा लेंगे। जब हम 0 लगा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर 30 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 ऐड कर दिया और डेसिमल पॉइंट 0 के बाद चला जाएगा, तो लास्ट में कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये 0.1 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो देयर आर 2 जीरो ओवर हियर। अब हमें यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट तो यहाँ पर नहीं है, तो 1 डिजिट का इजाफा हम कैसे करेंगे, 0 लगाकर। तो ये 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट लास्ट में चला गया और लास्ट में हमने लगाना नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट को मैं 2 डिजिट के बाद जब मूव करूंगी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये 5 के लास्ट पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 25, ठीक है। अब चूंकि ये सब के सब किस में है, परसेंटेज में है, तो लास्ट में परसेंटेज का साइन जरूर लगा दिया करें, ठीक है। ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, ये हमने सबकी परसेंटेज फाइंड कर ली है। अच्छा क्लास एक बात और, अगर हम इन सबको टोटल करें ना, ठीक है, ये भी कर लिया करें लास्ट में, अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो इनका टोटल जो है वो लाजमी 100 ही आना चाहिए। अगर इनका टोटल 100 आता है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किए हैं सब, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 10 + 30 40, ठीक है, ये हो गया 40, और 40 में जब मैं ऐड करूंगी 25 तो ये हो जाएगा 65, और 65 में जब मैं 35 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। पूरा 100 आ चुका है, देख सकते हैं इनका टोटल
100 आ गया। इसका मतलब हमने जो परसेंटेजेस फाइंड करी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था इसको फाइंड करने का मेथड, आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो क्लास यहाँ पर आप स्टार्ट में चाहे तो सॉल्यूशन की हेडिंग भी डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई, आप डाल लीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। सारे कॉलम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। अगर नहीं भी समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, इंशाल्लाह जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आ रही है, कुछ समझ आ रहा है मेरी वीडियो से, कुछ सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, क्लास फेलोज में, ठीक है, जहां भी हो सके। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।